झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडा होना फर्क है एजुकेशन का, फर्क है माइंडसेट का, फर्क है एक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का। और इसलिए कहते हैं कि आतंकवादियों के हाथों देश को चलवाओगे तो झंडे में चांद तक ही सीमित रह जाओगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर स्टार्टिंग फ्रॉम पहलगाम अटैक तो 7 मई 2025 एंड देन टिल नाउ, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्या क्या हुआ। 7 मई जब आतंकवादी ठिकाने जैसे मरकज सुभान अल्लाह, मरकज मुरिद के बहलावलपुर में और इसके अलावा अब्बास कैंप, कोटली, बरनाला कैंप, इन सब में जब आतंकवादी रात में पार्टी करके सो रहे थे, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मिसाइल्स, इंडियन मिसाइल्स आकर के उनके ठिकानों पर हिट करेगी और पूरा जमीन धुआं धुआं हो जाएगा, आसमान धुआं की लपटों से लिपट जाएगा। और फिर इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से उन मां बहनों जिनके सिंदूरों को आतंकवादियों ने सिर्फ धर्म मात्र पूछकर मिटा दिया, उनसे यह बदला लिया जाएगा। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम के बैसारन वैली में हमारे बहुत सारे पर्यटक गए हुए थे घूमने के लिए। कुछ लोग अपने बेटे के रिजल्ट की खुशी में, तो कुछ लोग हनीमून के लिए, कुछ लोग अपने काम काज से छुट्टी लेकर एक अच्छा समय बिताने के लिए वहां पे गए हुए थे। कुछ आतंकवादी आते हैं जो लश्कर तैयबा के एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंट फ्रंट से ताल्लुक रखते हैं और वहां पर आकर के वो सिर्फ नाम पूछकर हिंदू मेल्स को मार देते हैं। और नाम पूछने के बाद भी वो उन्हें कलमा पढ़ने को कहते हैं, वो कलमा नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है। और जो कलमा पढ़ भी लेते हैं, पैंट खोल के उन्हें चेक किया जाता है वो हिंदू हैं या नहीं, और फिर उन्हें मार दिया जाता है। पूरा देश इस घटना से बिल्कुल सन्न रह गया और हमने बहुत कड़े फैसले लेना शुरू किया। हमने डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करना सही नहीं समझा, हम डायरेक्ट एक्शन पर आए और इंडियन गवर्नमेंट सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर देती है। इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए पाकिस्तान की 80% खेती होती है और यह सस्पेंड होने से उनकी 80% खेती को हैम्पर किया जा सकता है। एक साथ पानी को रोकने से पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके में सूखा पड़ सकता है और एक साथ पानी को छोड़ देने पे पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में बाढ़ आ सकता है। इसके अलावा सार्क वीजा रद्द कर दिया गया, जिसके वजह से पाकिस्तान के जितने भी इंडिविजुअल्स जो इंडिया में थे उन्हें वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। अटारी बॉर्डर को सील कर दिया गया, नो आवागमन फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टू इंडिया। इसके अलावा भी कड़े फैसले लिए गए। डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान पे किया जाता है, उनके क्रिकेटर्स, सोशल मीडिया हैंडल्स और सेलिब्रिटीज के जितने भी यूट्यूब अकाउंट्स थे सबको इंडिया में बैन कर दिया जाता है। पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और मीडिया हाउस, सारे सब कुछ इंडिया में बैन कर दिया जाता है। एक तरफ जहां हम पाकिस्तान पे डिजिटल स्ट्राइक कर रहे थे, वहीं बहुत सारी हाई लेवल मीटिंग्स भी हो रही थी। पीएम मोदी ने बिहार के एक इलेक्शन कैंपेन में उसी स्टेज से एकदम निडरता के साथ कह दिया था कि इस बार जितने भी आतंकवादी इस पहलगाम हमले में शामिल है उन्हें बहुत कड़ी सजा मिलेगी और वो छोड़े नहीं जाएंगे। क्योंकि हम पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे भी हम 3 सर्जिकल स्ट्राइक्स कर चुके हैं। तो पाकिस्तान को आशंका थी कि इंडिया फिर से कोई मिलिट्री हमला करने वाला है, इसलिए उसने एलओसी पे बमबारी तेज कर दी। और इसलिए तेज की ताकि पूरे दुनिया में जो सुपर पावर्स हैं उनका वो अटेंशन ग्रैब कर सके और एक न्यूक्लियर पावर का वी आर न्यूक्लियर पावर जैसा पाकिस्तान कहता है उसे ढाल बनाकर वो इंडिया के प्रकोप से बच सके। लेकिन इन सब की परवाह नहीं करते हुए हम बहुत कड़े फैसला लेने वाले थे और उस कड़े फैसले का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। अब इंडिया में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है, सर्वदलीय बैठक होता है। इसमें राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे सारे विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं और एक परफेक्ट प्लानिंग की जाती है जिसमें अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इन सब के साथ मिलकर के एक अच्छी सी प्लानिंग की जाती है। और सबसे पहला ऑपरेशन एयरफोर्स को करने के लिए कहा जाता है। एयरफोर्स एक बहुत अच्छा स्क्वाड्रन तैयार करती है जिसमें राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 जैसे घातक विमान शामिल थे। और इसलिए आतंकवादी ठिकाने, क्योंकि हमें इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर अंदर घुस करके भी बमबारी करनी थी और जो पीओके में, जो एलओसी के बगल में जो इनका आतंकवादी ठिकाना है वहां भी बमबारी करनी थी, इसलिए राफेल और मिराज 2000 को आगे भेजा जाता है। सुखोई 30 MKI का काम था इन्हें एयर डिफेंस प्रोवाइड करना, यानी इनके तरफ अगर कोई मिसाइल आ रही है तो उस मिसाइल को हवा में ही मारने का काम सुखोई 30 MKI
करने वाला था। इसमें जो मिसाइल्स और बॉम्ब्स यूज किए जाने वाले थे वो स्काल्प मिसाइल और उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल, हैमर बॉम्ब्स थे। स्काल्प क्रूज मिसाइल इतनी पावरफुल है कि ये 550 किलोमीटर के टारगेट को बहुत हाई प्रेसिजन के साथ हिट कर सकती है। ये 130 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकती है और रडार से बच करके ये सीधा लोकेशन पिन पॉइंट पर हमला करती है। इसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल जिसे इंडिया और रशिया ने मिलकर के डेवलप किया है, ये हवा, जमीन और पानी तीनों जगह से पाकिस्तान पे पिन पॉइंट हाई प्रेसिजन के साथ हमला कर सकता था। इसके अलावा हैमर बॉम्ब्स जो 250 किलोग्राम से लेकर के 1000 किलोग्राम तक का पेलोड लेकर के 70 किलोमीटर तक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उस पूरे ठिकाने को ध्वस्त करने की ताकत रखता था। इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा स्पाइस 2000 जैसे मिसाइल्स का भी यूज किया गया और कामिकाज़ी ड्रोन का भी इस ऑपरेशन में बहुत बखूबी से इस्तेमाल किया गया। कामिकाज़ी ड्रोन पाकिस्तान के एरिया में घुस करके सर्वेलेंस कर रहे थे और रियल टाइम आतंकवादियों का लोकेशन भारतीय सेना को दे रहे थे। इसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी दिन रात मेहनत करके उन आतंकवादी ठिकानों का पता लगा लेती हैं जहां ये आतंकवादी ट्रेन होते हैं। 7 मई के रात जब आतंकवादी आराम से पार्टी करके सो रहे थे तब उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी रात होने वाली है। और 7 मई के रात में 12 बजे हमारा जो राफेल था, सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 पोजीशन ले लेते हैं। घातक मिसाइलों से लैस होकर ये अब उन आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने वाले थे जहां से आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया आते हैं। सबसे पहला मुजफ्फराबाद जो POK की राजधानी है, वहां सवाई नाला कैंप, ये वही कैंप है जहां से आतंकवादी ट्रेंड होकर के 2024 में गुलमर्ग और सोनमर्ग में हमला करते हैं और 2025 के पहलगाम में भी यहीं से ट्रेंड आतंकवादी आकर के हमला करते हैं। इसे टारगेट किया जाता है। जैसे ही कामिकाज़ी ड्रोन से इन्हें थम्स अप मिलता है वैसे ही सवाई नाला कैंप में मिसाइलों से इंडियन एयरफोर्स अटैक कर देती है। आतंकवादी सटासट मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं वो मलबों के ढेर में दब करके मर जाते हैं। वहां पे आतंकवादियों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। दूसरों का जान लेने वाले जिहाद के नाम पे खुदा के पास जाने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अगला टारगेट था हमारा मुजफ्फराबाद में बिलाल कैंप। बिलाल कैंप LOC से 15 किलोमीटर दूर है, जो जैश ए मोहम्मद का एक बहुत बढ़िया आतंकवादी ठिकाना है और यहाँ पे आतंकवादी रिक्रूट्स उन्हें हथियार चलाने की टेक्निक बताते हैं और उन्हें हथियारों का एक बढ़िया अच्छा खासा ट्रेनिंग दिया जाता है। अगला ठिकाना एयरफोर्स के लिए गुलपुर कैंप जो कोटली में ही है, POK में ही कोटली है, इंटरनेशनल बॉर्डर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर। ये लश्कर ए तैयबा का एक ऐसा ठिकाना है जहां से आतंकवादी 2023 और 2024 में पूंछ जहां पे पिलग्रिमेज, जो इनोसेंट पिलग्रिमेज थे, अपने धर्म के आस्था के लिए जा रहे थे, उन्हें मार दिया जाता है। अब इस कोटली कैंप में भी मिसाइलों की ताबड़तोड़ बारिश होने लगती है। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर जाती हैं, आसमान धुआं से लिपट जाता है। इसके बाद अगला टारगेट था बरनाला कैंप और अब्बास कैंप कोटली। यहाँ पे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी को फिदायीन हमले करना सिखाया जाता था, जंगल में सरवाइव करना सिखाया जाता था, हमले के बाद कैसे भागना है, कैसे लोगों को चकमा देना है, ये सिखाया जाता था। सुसाइड बॉम्बर्स तैयार किए जाते थे। जैसे ही कामिकाज़ी ड्रोन से एयरफोर्स को थम्स अप मिलता है, मिसाइलों से इन दोनों कैंप को भी तहस नहस कर दिया जाता है। जो आतंकवादी बच के भागना भी चाह रहे थे, ताश के पत्तों के जैसे उन्हें भी राख के ढेर में बदल दिया जाता है। सियालकोट में तबाही मचाने के बाद भारतीय सेना का अगला टारगेट था मरकज़ मुरीद के। मरकज़ मुरीद के लश्कर ए तैयबा का एक हेडक्वार्टर जैसा है। यहीं पे अजमल कसाब जो मुंबई अटैक 2008 में शामिल था और उसके लड़के तैयार किए गए थे। यहीं पे डेविड हेडली को ट्रेनिंग गई थी। यहीं पे तहव्वुर राना को ट्रेनिंग दी गई थी कि वो 2008 के मुंबई हमले को अच्छे से प्लान कर सके। जैसे ही इसके कोऑर्डिनेट्स भारतीय सेना के पास आते हैं, उनका सीने में धधकता हुआ आग मिसाइलों में बदल जाता है और फटाफट बिना किसी देरी के इनके ऊपर मिसाइलों की बमबारी किया जाता है। इंसानियत के कत्ल करने का ये आशियाना ताश के पत्तों के जैसे ढेर हो जाता है। आग की लपटें ऊंची ऊंची उठने लगती है और मरकज़ मुरीद के देखते ही देखते फना हो जाता है, राख में तब्दील हो जाता है। इसके बाद भारतीय सेना का अगला टारगेट था मरकज़ सुभान अल्लाह बहलावलपुर। बहलावलपुर वही जगह है जहां पे जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर पैदा हुआ था। यहीं से उसने अपने आतंकवादी टेरर आउटफिट जैश ए मोहम्मद की स्थापना की थी और यहीं से वो सारे आतंकवादी ऑपरेशन को ऑपरेट किया करता था। यहाँ पे उसका हेडक्वार्टर भी था। माय गॉड, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान कहता है भाई हम आतंकवादी को सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे खैर मैं इस पे बात में आऊंगा।
जैसे ही उसके कोऑर्डिनेट भारतीय सेना को आते हैं, वहां भी फटाफट मिसाइल से हमला किया जाता है और दूसरों की जान लेने वाला जैश ए मोहम्मद का ये सरगना मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के तकरीबन 14 लोग मारे जाते हैं। और ये फूट फूट कर रोने लगता है कि काश उनके जान के बजाय इसकी जान चली जाती। दूसरों के जान की कीमत नहीं समझने वाले लोगों को यही दिन एक ना एक दिन देखना पड़ता है और तुम्हारी भी जान जाएगी मसूद अजहर, तुम्हारी भी जाएगी और तुम्हारा इंतजार तो खुदा भी कर रहे हैं जहन्नुम में। 1:05 AM मतलब रात के 1:05 में शुरू हुआ ये ऑपरेशन 1:30 तक चलता है और इस 25 मिनट में हम आतंकवादी के 9 ठिकानों को तहस नहस कर देते हैं। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे जाते हैं। आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे जाते हैं। और इसकी सफलता के लिए 7 मई दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, विंग कमांडर व्योमिका सिंह शामिल होती हैं। ये एक नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, यहाँ पे इंडिया ने एक बहुत बड़ी मैसेज देने की कोशिश की। जब कर्नल सोफिया कुरैशी इस सक्सेस को बताने के लिए स्टेज पर आती हैं और माइक में बोलना शुरू करती है कि हमने ये ठिकानों को नष्ट नाबूद कर दिया, तो ये वो सिंबॉलिक साइन था जिसमें हम ये बता रहे थे कि आसिम मुनीर तुम्हारी 2 नेशन थ्योरी को हम ठुकराते हैं, या आसिम मुनीर के उसका पसंदीदा है कि भारत में रिलीजन के आधार पे बंटवारा कर दो, वी आर 2 नेशंस, मुस्लिम एंड हिंदूज कांट लिव टुगेदर, उसके मुंह पे एक तमाचा था। व्योमिका सिंह जब विमेन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन आतंकवादियों के मुंह में भी तमाचा था जो सिर्फ हिंदू पूछ करके हिंदू मेल मेंबर्स को मार देते हैं और फीमेल्स को कहते हैं जा करके इंडियन गवर्नमेंट को बता दे। इसके बाद फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, अमेरिका, ब्रिटेन में अपने काउंटर पार्ट से बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्हें इन्फॉर्म करते हैं। उनसे बात करके उनको ये बताया गया कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान की इनोसेंट पीपल के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। और ब्रिटेन, अमेरिका, रूस से अच्छे रिस्पॉन्सेस भी आए। बहुत सारे देशों ने इंडिया की इस स्टैंड की तारीफ की और बोला इट इज अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। पाकिस्तान इस चीज से बिल्कुल तिलमिला उठा और अब तो ये झुठला भी नहीं सकते थे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ नहीं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर कुछ आउट हो जाता है। लेकिन फिर से अपना वही विक्टिम कार्ड खेलना इन लोगों ने शुरू कर दिया कि इंडिया ने हम पे अटैक कर दिया, इंडिया ने हम पे अटैक कर दिया, हमें बचाओ हमें बचाओ। गौरतलब ये है इन्हें बचाने कोई नहीं आया। इंडिया ने अपना स्टैंड साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान इस चीज पे रिटेलिएट करता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरा एक जर्नलिस्ट के सामने जिसका नाम यल्दा हाकिम था, वहां पे इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कोई भी टेरर आउटफिट्स नहीं है, हम तो खुद विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, हम टेररिज्म के साथ नहीं खड़े होते हैं। और यहीं पे जर्नलिस्ट यल्दा हाकिम ने इनकी पोल खोल दी और इन्हें बताया कि आपके जो फॉर्मर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, परवेज मुशर्रफ, बेनजीर भुट्टो, इमरान खान और आपके करंट डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिम ने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान दशकों से टेरर आउटफिट्स को पालता रहा है, टेररिस्ट्स पैदा करता रहा है। यल्दा हाकिम ने इस सूचना मंत्री को यह भी याद दिलाया कि एबोटाबाद जो पाकिस्तान के मिलिट्री कैंप से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, वहीं पे ओसामा बिन लादेन छुप कर रह रहा था। अमेरिका को पाकिस्तान पे कभी भी भरोसा नहीं था, इसलिए पाकिस्तान को बिना बताए अमेरिका एक ऑपरेशन करता है और ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस करके मारता है। पाकिस्तान आतंकवाद से किस हद तक जुड़ा हुआ है और इसकी सरकार आतंकवादी को किस हद तक सपोर्ट करती है, ये दुनिया ने फिर एक बार देखा जब ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों का नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मोहम्मद रऊफ आगे आया। मोहम्मद रऊफ एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और इसके पीछे नमाज में शामिल मिलिट्री के जनरल्स देखे गए, पुलिस के अधिकारी देखे गए और इन आतंकवादियों को स्टेट फ्यूनरल दिया गया। इन सब को देखने के बावजूद भी पूरी दुनिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो पाकिस्तान को $2 बिलियन से भी ज्यादा का लोन दे देता है, ये जानते हुए कि पाकिस्तान इस चीज का इस्तेमाल अपने तरक्की में नहीं करेगा बल्कि भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए ही करेगा। इससे साबित होता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो आतंकवाद को खत्म करने के लिए स्पीचेस तो देते हैं, भाषणबाजी तो करते हैं, लेकिन दिल से आतंकवाद के खिलाफ वो लड़ाई नहीं लड़ते। पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम घूम करके ये बता रहा था कि हम शांति परस्त देश हैं, हम हमला नहीं करने वाले हैं और उसके डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि इंडिया अब अगर हमला नहीं करता है तो हम भी रिटेलिएट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके दिखाने के दांत अलग और खाने के अलग होते हैं। इसने पूंछ में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए हमारे तकरीबन 12 सिविलियंस जो इनोसेंट लोग, मिलिट्री नहीं, इनोसेंट 12 सिविलियंस, इनको जान से मार देता है, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे। 57 लोग इंजर्ड होते हैं जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती की जाती है। इसके बाद पाकिस्तान
पाकिस्तान बहुत सारे मिसाइल्स जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली की तरफ भेजने की कोशिश करता है। भारत पाकिस्तान के नापाक इरादे से पहले से ही सतर्क था और इसलिए हमारे डिफेंस सिस्टम, जिसमें आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, S-400 डिफेंस सिस्टम पहले से तैनात, और इसके अलावा बैरक जो इंडिया और इजराइल के ज्वाइंट फ्रंट ने बनाया है, ये भी तैनात थे। और हवा में ही पाकिस्तान के मिसाइलों को हमारी एयर डिफेंस सिस्टम तिनके की तरह बिखेर देती है। इंडियन एयरफोर्स वापस से ऑफेंसिव मोड में आती है और हमने इजराइल से हार्पी ड्रोन जो मंगवाए थे, इसे वापस सर्वेलेंस के लिए भेज दिया जाता है। हार्पी ड्रोन एक सुसाइड बॉम्बर्स के जैसा ड्रोन है। ये जो रडार इसे टारगेट करने की कोशिश करता है, उस रडार के लोकेशन को ये कैच करके वहां पे जाकर के फट पड़ता है। हार्पी ड्रोन से हमने चाइना के दिए हुए HQ-9 डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान में मौजूद था, उसे खत्म कर दिया। हार्पी ड्रोन से ही पाकिस्तान के कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमने हमला करना शुरू किया। इसके अलावा 8 मई को इंडिया ने पाकिस्तान के जो JF-17 फाइटर्स और एक F-16 फाइटर को भी ढेर कर दिया। लेकिन इन सबसे ज्यादा हास्यास्पद वो था जब ख्वाजा आसिम जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये एक न्यूज चैनल को बोलते हैं कि हमने इंटरसेप्ट इसलिए नहीं किया, हमने उन मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें हमें सीक्रेट लोकेशन का पता चल जाता। नहीं भी पता चला, हमने उड़ा तो दिया सब कुछ। इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन्स जो तुर्की से खरीदे गए थे, उसे इंडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ भेजता है। पाकिस्तान की बेशर्मी की हद तब हो जाती है जब वॉर के टाइम पे भी वो अपना सिविल एयरलाइंस खोल देता है जिसमें कमर्शियल फ्लाई कर सके, ताकि हमारी कोई भी मिसाइल अगर चूक से उन फ्लाइट्स को लग जाए तो पाकिस्तान पूरे दुनिया में ये रोना रोता रहे कि इंडिया ने हमारे मासूम इनोसेंट सिविलियंस को मार दिया। लेकिन भारतीय सेना और इसकी डिफेंस सिस्टम में इतनी ताकत है कि 300 से 400 ड्रोन्स, टर्किश ड्रोन जो भेजे गए थे मिलिट्री इंस्टॉलेशन में, इसे हवा में ही तिनके के पत्ते की तरह बिखेर देता है और कोई भी कमर्शियल फ्लाइट को हमारी मिसाइल हिट नहीं करती है। इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं रुकता है। पाकिस्तान बुनियान उन मारसूस नाम से एक मिलिट्री ऑपरेशन भारत के खिलाफ लॉन्च कर देता है और इसमें भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को टारगेट करता है। इसमें अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जैसे फतह से बहुत सारे लोकेशंस को टारगेट करता है, लेकिन एक दो जगह को माइनर कैजुअलिटी भी नहीं कहेंगे, थोड़े बहुत नुकसान को छोड़ करके हमारे किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, ना ही किसी सिविलियन प्लेस, ना ही कोई सिविलियन पे कोई भी हार्म पहुंचता है, हम हवा में ही फतह मिसाइल को मार गिराते हैं। जब इंडिया के डिफेंस सिस्टम को देख करके पाकिस्तान हड़बड़ा जाता है क्योंकि उसके सारे हमले नाकाम हो रहे थे, तो वो एक फेक प्रोपेगेंडा पूरे सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब और हर जगह पे शुरू करता है और ये दावा करने लगता है कि उसने हमारे 5 राफेल्स मारकर गिरा दिए हैं। पाकिस्तान हंसी का पात्र तब बन जाता है जब इसके डिफेंस मिनिस्टर से एक जर्नलिस्ट पूछती है कि इसके एविडेंसेस लाओ जो आप कह रहे हो कि राफेल मारकर गिराए हो, तो इसके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिम ये कहते हैं कि ये चीज सोशल मीडिया पे मौजूद है। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज नहीं रुकता है। पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस में तकरीबन हर दिन ये चल रहा होता है कि पाकिस्तान ने साइबर अटैक करके भारत के 70% ग्रिड सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके अलावा उसने अपनी मिसाइल से हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फेक न्यूज का सिलसिला यही खत्म नहीं होता, भारत के बहुत सारे न्यूज चैनल्स भी इसमें कूद पड़ते हैं। ऐसे ऐसे दावे किए जाते हैं जो फैक्चुअली इनकरेक्ट होते हैं। चाइना भी सेंध मारने आ जाता है और कुछ वेस्टर्न मीडिया आउटफिट्स भी अपने वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, वेस्टर्न नैरेटिव को तेल देने के लिए इसमें कूद पड़ते हैं और फेक न्यूज का सहारा लेते हैं। भारत को समझ में आ रहा था कि पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने के बाद पाकिस्तान तिलमिला उठा है, फेक प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज का सहारा ले रहा है और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इंडिया ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जिससे वो तिलमिला उठा। 8 से 10 मई के बीच में इंडिया ने पाकिस्तान के तकरीबन 11 एयर बेसेस को खत्म करके रह दिया। उनका जो लार्जेस्ट एयर बेस था नूर खान, उसे इंडिया ने तहस नहस कर दिया। जो एयर बेसेस तबाह हुए हैं उनमें से मैं आपको बता दूं, रफीकी, नूर खान, सियालकोट, मुरीद, सकदू, पासूर, चीनमैन, सुकुर, भुलारी और जैकोबाबाद शामिल हैं। इनके नूर खान एयर बेस के नजदीक ही इनका स्ट्रैटेजिक डिवीजन मौजूद है जो इसके 170 न्यूक्लियर बॉम्ब्स की देखरेख करता है। नूर खान एयर बेस में इनके सारे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट C-130J जैसे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में मौजूद है जो इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर की दूरी पर है। नूर खान एयरबेस में अटैक होने के बाद पाकिस्तान थर्रा उठा और डर भी लगने लगा उसे कि अब क्या होगा। जब एक के बाद एक हमले होने लगे तो पाकिस्तान डर से इस कदर कांप गया कि उसे 1947-48 की लड़ाई याद आने लगी। उन्हें 1965 का लड़ाई वॉर याद आने लगा जब भारत की सेना लाहौर तक घुस गए थे। उन्हें उसे 1971 का वो 93,000 सैनिकों का भारतीय सेना के सामने सरेंडर याद आने लगा और बांग्लादेश की आजादी याद आने लगी।
उसे 1999 में कारगिल में मिले शिकस्त याद आने लगे और उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता और सीज फायर करवा दो पॉपो कहने लगता है। पाकिस्तान आज भारत से बहुत पीछे खड़ा है। 1947 में ही दोनों देश आजाद हुए थे। ऐसा क्या हो गया कि भारत इतना आगे पहुंच गया और पाकिस्तान आज भी चाइना और IMF के कर्ज पर जी रहा है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा GDP है। 2027-28 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा GDP वाला देश बन जाएगा। सैन्य जो मिलिट्री हमारी कैपेसिटी है और मिलिट्री एबिलिटी है उसमें भी हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी पाकिस्तान से हम बहुत आगे, कोई कंपैरिजन ही नहीं है पाकिस्तान और इंडिया का। वापस आते हैं टॉपिक पे। 10 मई 2025 को पाकिस्तान के DGMO का इंडिया के DGMO के पास फोन आता है और सीज फायर की गुहार लगाने लगता है। दोनों देशों के बीच सहमति बनती है और सीज फायर का अनाउंसमेंट पाकिस्तान कर देता है, लेकिन इंडिया अभी भी इसे सीज फायर नहीं मान रहा था, बल्कि ये मान रहा था कि दिस इज ओनली सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। और इस शर्त पे इंडिया सीज फायर को मानता है कि अगले बार कभी भी आतंकवादी हमला इंडिया पे होता है तो ये एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इंडिया फुल फ्लेज वॉर पाकिस्तान पे डिक्लेयर कर देगा। लेकिन पूरे देश में ये सवाल उठ पड़ता है कि जब इंडिया इतनी मजबूत स्थिति में था, जब हम जीत रहे थे, जब हम POK को ले सकते थे, जब हम बलूचिस्तान को आजाद करा सकते थे, जब सिंध को हम तोड़ सकते थे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान का सपोर्ट करके खैबर पख्तूनवा को तोड़ कर सकते थे, पाकिस्तान का हम कीमा बना सकते थे, किलो के भाव में पाकिस्तान बिक सकता था, तब हम पीछे क्यों हट गए? ये सवाल मेरे भी जहन में आया। पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान वो देश है जो बार बार इंडिया से मार खाने के बाद ये वादा करता है कि हम आतंकवाद को कंट्रोल करेंगे, लेकिन कभी भी कंट्रोल नहीं करता। पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद का सहारा लेकर के इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की इस पॉलिसी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, ये आज से नहीं 1970 से इनकी पॉलिसी रही है और इसलिए तो हर साल कोई ना कोई आतंकवादी अटैक पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में होता चला आया है। इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेस, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इंडिया के खिलाफ भर भर करके जहर उगल रहे थे। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जिसे इंडिया से बहुत प्यार मिलता है, पाकिस्तान के एक्ट्रेसेस जिन्हें इंडिया में बहुत काम मिलता है, जिन्हें इंडिया से बहुत प्यार मिलता है, वो जरा भी इंडिया को उल्टा सीधा बोलने में पीछे नहीं रहे। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं और आज भी जब पाकिस्तान के बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इंडिया में बैन हैं तो लोग VPN लगा करके पाकिस्तान के उन एक्टर एक्ट्रेसेस को देख रहे हैं। मुझे आप सभी लोगों से गुजारिश करनी है कि आप लोग ये मत देखें, उन्हें व्यूज, उन्हें पैसे देकर आप आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका पैसा जो वो सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार इनडायरेक्टली उसे आतंकवाद में यूज करती है। आप ये ना करें। मेरी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और पाकिस्तान की असलियत और भारतीय सेना की बहादुरी को अपने ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदारों में बताएं। थैंक यू।